Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 1 for the course of Properties of Structural Materials. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 1 and week number 1. In this course, these are your reference textbooks. We have cement based composite materials and mechanical properties. ये book basically जो है सीमेंट के हवाले से बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अंदर जो है वो आपको तमाम डिटेल्स, प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। बड़ी यूज़फुल किताब है सीमेंट कंपोजिट मटेरियल्स के हवाले से। कंक्रीट माइक्रोस्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड मटेरियल्स, ये कंक्रीट की जो है वो डिटेल्ड बुक है बाय मेहता कुमार एंड मोंटेरियो। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बुक है। इसके अलावा जो है द फादर्स ऑफ कंक्रीट कंसीडर्ड एज नेवल एंड जे ब्रूक्स, बेसिकली ये किताब जो है कंक्रीट के हवाले से एक बहुत ही ख़जाना है एक किस्म का, और इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास चंद और किताबें भी हैं। एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन एंड कंट्रोल ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स है, ACI की तरफ से एक रिपोर्ट है क्रैकिंग कंट्रोल के हवाले से, उसको भी फॉलो किया जा सकता है। So in our today's class we are going to discuss about structural materials, and specifically we will focus about the concrete constituent materials and its properties के concrete को बनाने के लिए कौन से specifically materials हम use करते हैं, उनकी major compositions क्या होती हैं, क्या properties हैं, क्या importance हैं उन तमाम materials की। ये चीज़ें जो है वो आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। So the content of today's lecture is, first of all we will discuss about general construction structural materials, उसके बाद specifically हम concrete के constituent materials को भी discuss करेंगे। Firstly we will consider about cement, उसके बाद हम पानी को discuss करेंगे, water, कौन सा water जो है हमारे concrete के लिए या structural curing purposes के लिए हम use करते हैं। उसके बाद हम timber को study करेंगे, then we will go for the aggregates, mortar and concretes also. So coming back to the topic, cement. Cement in general sense of a word can be described as a material with cohesive and adhesive properties. कि सीमेंट जो है जनरली हमने एक नाम दिया हुआ है, वो ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से मटेरियल एक बॉन्डिंग एबिलिटी रखता है। मटेरियल के अंदर एक बॉन्डिंग नेचर डेवलप होती है इन कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज की वजह से, जो जब पानी के साथ आप ऐड करते हो वो एक स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मास सब्सटेंस बन जाता है एंड के अंदर। सो दिस डेफिनेशन एम्ब्रेसेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स, कि अगर हम सीमेंटिंग मटेरियल की कोहेसिव और एडहेसिव की बेस पे बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए, कंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए इस टर्म को नाम दिया गया है एज अ सीमेंट, बिकॉज इट इज ओनली यूज्ड टू बाइंड द स्टोन्स, टू बाइंड द ब्रिक्स एंड टू बाइंड द ब्रिक ब्लॉक्स। क्या आप इंडस्ट्री के अंदर जो मटेरियल यूज करते हो, सीमेंट यूज करते हो, उसके साथ किसको बाइंड करने के लिए? स्टोन्स को। स्टोन मैसनरी के अंदर भी हम यूज करते हैं, ब्रिक मैसनरी के अंदर भी, ब्लॉक मैसनरी के अंदर भी। तो इसी वजह से इन मटेरियल्स को या इन जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं या स्ट्रक्चरल जो मटेरियल्स हैं, सैंड, ब्रिक्स, ब्लॉक्स वगैरह, इनको बाइंड करने के लिए हमने इस मटेरियल को नाम दिया हुआ है एज अ सीमेंट। तो मेजर जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट के अंदर, दैट इज लाइम, क्योंकि ये सीमेंट जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं प्रीवियस कोर्सेज के अंदर या कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर। और इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लाइम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको कैलकेरियस सीमेंट भी कहा जाता है। The cements of interest in the making of concrete have the property of setting and hardening underwater by virtue of a chemical reaction. कि जब आप पानी ऐड करते हो सीमेंट के अंदर तो एक केमिकल रिएक्शन डेवलप होता है, जिसके अंदर सीमेंट के अंदर एक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है। उस हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से इसका इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम भी कंट्रोल होता है, और फाइनली जो है ये एक हार्ड सब्सटेंस बनता है, जो कि पानी की वजह से रिएक्शन हुए। इस वजह से इन सीमेंट्स को हम हाइड्रोलिक सीमेंट्स भी कंसीडर करते हैं। So here we have a chemical composition of ordinary Portland cement.
अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे कौन कौन से मिलके सीमेंट एक मैन्युफैक्चर करते हैं, या सीमेंट का कंपोनेंट जो डेवलप होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है 60 to 67%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके पास 70 to 25% होता है, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड वी हैव 3 to 8%, आयरन ट्राईऑक्साइड वी हैव 0.5 to 6% एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड वी हैव 0.5 to 4%। उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम अल्कलीज और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी ऐड करते हैं जो कि 0.3 to 1.2% और 2 to 3.5% भी ऐड होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जिप्सम भी ऐड होता है सीमेंट के अंदर, और अगर आप कलरिंग एजेंट्स वगैरह कोई मजीद ऐड करना चाहते हो या सीमेंट का जो स्पेसिफिक टाइप है उसको चेंज करने के लिए भी हम कंपोजिशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो मेजर टाइप्स ऑफ द सीमेंट जो कि इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुली और मेजरली जो यूज होते हैं, दैट आर 6 टाइप्स ऑफ सीमेंट। नंबर 1 इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो कि ऑर्डिनरी है, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, आपने यूज करते हुए देखा भी होगा। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली जो क्विकली डेवलप करता है स्ट्रेंथ को, यानी अगर आप नॉर्मल वेट सीमेंट से कंपेयर करो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की परफॉर्मेंस को रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की परफॉर्मेंस से, तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो क्विकली स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। यानी कि आप अगर 28 डेज स्ट्रेंथ अचीव करते हो फॉर नॉर्मल ओपीसी, तो वो आप स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हो एट 7 डेज या 3 डेज के ऊपर बाय यूजिंग रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद हमारे पास थर्ड इम्पोर्टेंट टाइप इज लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। अब सम रीजन्स के अंदर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हायर होता है, उन टेम्परेचर हायर जोन के अंदर हम लो हीट सीमेंट्स को प्रेफर करते हैं ताकि कंक्रीट का आउटर सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इनर जो टेम्परेचर है वो कम से कम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट हो। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा जनरेट होती है, आउटर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो देयर मस्ट बी ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देयर इनर आउटर साइड दोनों के ऊपर, जिसकी वजह से क्रैकिंग वगैरह के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एसआरसी सीमेंट है जिसको हम सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट इसके नाम से ही रिजेंबल करता है कि जहाँ पे आपके पास साल्टी सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जो केमिकल्स आ जाते हैं, उनको आपने जब रिमूव करना होता है तो वहाँ पे आप सल्फेट सीमेंट यूज कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो मुल्तान के अंदर या एक कराची के अंदर बनाते हो, क्योंकि वहाँ पे कराची में हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर सी वाटर ऐड हो चुका होता है, तो वहाँ पे हमारे पास जो साल्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारा जो पर्पस होता है वो क्या, हम उन साल्ट्स को हमने रेजिस्ट करना है, रोकना है, ताकि वो स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट ना हो पाए या ऐड ना हो पाए। अगर वो साल्ट ऐड हो जाते हैं हमारी फील्ड हमारे मटेरियल्स के अंदर, सीमेंट्स के अंदर या कंक्रीट के अंदर या ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये एक जो है वो डेंजरस सब्सटेंसेस बनते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर की रिड्यूस हो जाती है। उस केस में आप क्या करते हो कि फाउंडेशंस के अंदर जब आप कंक्रीट यूज करते हैं तो वहां पे हम प्रिफरेबली एसआरसी सीमेंट यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास वाइट सीमेंट हैं, पिगमेंट्स हैं, जो कि आर्किटेक्चरल पर्पसेस के लिए, एस्थेटिक व्यू वगैरह के लिए हम प्रेफर करते हैं, यूज भी करते हैं। उसके बाद पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट है, ये आपको ब्लास्ट फर्नेस स्लैब जो है इंडस्ट्री से मिलता है। ये जो है वो सीमेंट की इंडस्ट्री आप कह लो या स्टील की इंडस्ट्री से एक ब्लास्ट फर्नेस हाई टेम्परेचर के अंदर जो कुछ मटेरियल्स डेवलप होते हैं उनको बाद में हम प्रिपेयर करके सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद सीमेंट के ऊपर कौन कौन सी टेस्ट्स परफॉर्म होती हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट है। कंसिस्टेंसी बेसिकली इज द यूनिफॉर्मिटी। क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्कूल है, स्कूल के अंदर ओवरऑल तमाम बच्चों की यूनिफॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी से कहने के मुराद कि ओवरऑल जो आपका मटेरियल है, जब आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हो तो तमाम मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्मिटी शो कराए, कंसिस्टेंसी शो कराए, जिसको हम लीच एटलीयर अपैरेटस के जरिए से जो है वो मैयर कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर और हमारी लेबोरेटरीज के अंदर भी। और कंसिस्टेंसी जो है वो विकेट अपैरेटस के जरिए मैयर भी होती है और यूजिंग 10 mm डायमीटर प्लंजर जो कि फिट होता है मटेरियल के ओवरऑल जो इक्विपमेंट के अंदर। तो ये हमारे पास जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है, जिसके अंदर हम ओवरऑल मटेरियल की यूनिफॉर्मिटी को चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग टाइम है। सेकंड टेस्ट सेटिंग टाइम के अंदर आपके पास इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम है, इसको भी आप विकेट अपैरेटस के जरिए कर रहे होते हो। हमारे पास जो है वो राउंड नीडल होती है जिसका डायमीटर 1.13 जो है वो प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर होता है।
इसको हम पेनिट्रेट करते हैं हमारी जो सीमेंट पेस्ट हमने बनाई हुई होती है। तो नॉर्मली जब जैसे ही पानी आपने ऐड किया, आहिस्ता आहिस्ता जब वो पेस्ट ड्राई होती जाती है, तो ड्राई होने की वजह से वो इंसर्शन जो है, जो पेनिट्रेशन है जो पिन की, वो हमारी कम होती जाती है। तो वहां से हम डिसाइड करते हैं कि मटेरियल या नॉर्मल ओपीसी सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है। नॉर्मली जो हमारा ओपीसी है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम वैरी कर रहा होता है 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक, और जो हार्डनिंग टाइम होता है या फाइनल सेटिंग टाइम वो 6 आवर टू 8 आवर्स तक भी जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट इज द साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट बेसिकली इज टू मेजर द ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक चेंज, कि ओवरऑल जब आपने एक सीमेंट पेस्ट का कोई भी छोटा सा क्यूब या छोटा सा कोई स्पेसिमेन बनाया, तो हम उसके अंदर ये चेक करते हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस कितनी आई इस मटेरियल के अंदर। आइदर इन द टर्म्स ऑफ श्रिंकिंग, वो रिड्यूस हो जाता है, या आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, कि वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर हम ओवरऑल वॉल्यूम को चेक कर रहे होते हैं बाय ऑब्जर्विंग साउंडनेस टेस्ट। उसके बाद स्ट्रेंथ है, कोई भी मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ हमारे लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन्ड सीमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इज परहैप्स मोस्ट ऑब्वियसली रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल यूजेस, कि अगर आप स्ट्रक्चर के पर्पसेस के लिए जब सीमेंट को यूज करते हो तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। It is not surprising therefore that the strength tests are prescribed by all the specifications of cement, that we have to consider all the specifications and code suggested guidelines जो कि हमें सीमेंट के लिए या सीमेंट की टेस्टिंग के लिए गिवन है। Strength of mortar or concrete depends on the cohesion of the cement test, कि जितना आपने सीमेंट पेस्ट या कोहेसिव सीमेंट पेस्ट रखा है, अगर आपने पानी बहुत ज्यादा ऐड कर दिया तो कोहेसिवनेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, और on its adhesiveness to the aggregate particles, के एक मटेरियल के अंदर कोहेसिवनेस या सीमेंट के पार्टिकल्स के दरमियान कोहेजन कितनी है, और उस सीमेंट पेस्ट की एडहेजन कितनी है एग्रीगेट के साथ, और somehow extent of the strength of the aggregate itself, ये तीनों चीजें वैल्यूएबल एक इंपॉर्टेंस रख रही होती है स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट के अंदर। नंबर वन थिंग वी हैव अ कोहेजन ऑफ सीमेंट, and second is the adhesion of aggregate, and third basically is the strength of aggregate itself, जिसको हम फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट नहीं, कोहेजन एंड एडहेजन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स है। तो इस वजह से हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं कि द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द एडहेजन एंड कोहेजन ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल, दैट इज वाटर। वाटर के लिए कहा जाता है कि वो वाटर जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप कंक्रीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि हम तो मिनरल वाटर पीते हैं, लेकिन हम जो नॉर्मल टैप वाटर आता है उसको भी हम प्यूरिफाई करके जो फिल्टर प्लांट्स के जरिए से हम अचीव करते हैं वो भी हम पी रहे होते हैं। तो कहने का जो मकसद है कि जो द परफेक्ट वाटर और फिट वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस कैन बी यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट। इसके अंदर अगर आपके पास ड्रिंकेबल वाटर कम है तो आपने जो पानी कंक्रीट के लिए यूज करना है उसमें एहतियात रखनी है कि कम से कम ये फॉलोइंग जो मटेरियल्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं उससे आपका पानी जो है वो फ्री होना चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स पानी के अंदर मौजूद ना हो, तो उससे हमारी ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर रहती है। सच एज अल्कलिनिटीज, अल्कलिनिटी कहने का मकसद कि जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, साल्ट्स हैं, वो हमारे प्रेजेंट ना हो पानी के अंदर। अगर साल्ट्स प्रेजेंट होंगे तो जैसे ही सीमेंट के अंदर आप पानी को ऐड करोगे कंक्रीट के अंदर, तो ये एडिशनल साल्ट्स सीमेंट के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड इज द कलर ऑफ वाटर। अब जैसे आप एक सिंपल वाटर देखते हैं घर के अंदर कूलर के अंदर रखा हुआ पीने का जो पानी है वो एक कलर आपको उसका अपीयरेंस या ट्रांसपेरेंट कलर आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन एक वाटर है फॉर एग्जांपल गटर वाटर आप कह लो या कोई भी डर्टी वाटर है उसको आप जब देखते हैं तो ब्लैकिश कलर नजर आ रहा होता है या कोई और कलर है, तो आपने कलर्ड वाटर जो है वो यूज नहीं करना कंक्रीट पर्पसेस के लिए, क्योंकि कलरिंग पिगमेंट्स या कलरिंग एजेंट्स जो हैं वो भी समहाउ रिएक्शन के अंदर या केमिकल्स के अंदर रिएक्शन के चांसेस डेवलप करते हैं।
उसके बाद पीएच वैल्यू। pH बेसिकली इज द स्केल टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर, क्या इधर वाटर जो है वो बेसिक है या एसिडिक है, या अगर आपका वैल्यू जो है वो 7 या 7.5 तक है तो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। तो कंक्रीट के लिए जो वाटर आप प्रेफरेबली यूज करते हैं उसका पीएच वैल्यू जो है वो 6 से लेके 8 तक आपका वेरी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उसी रेंज के अंदर आपने प्रेफरेबली यूज करना है। उसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट एंड ओडोर। बेसिकली टेस्ट, वाटर का अपना एक टेस्ट होता है, ओडोर यानी स्मेल, कि अगर पानी आपका एक गंदी स्मेल प्रोड्यूस कर चुका है तो उस किस्म के वाटर को आपने अवॉइड करना है, हमने इंडस्ट्री के अंदर कंक्रीट के अंदर यूज नहीं करना। उसके बाद अगर कोई वाटर है जिसके अंदर मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड सॉल्ट्स वगैरह मिक्स हो गए हैं तो उनको भी हमने यूज नहीं करना। कोई बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर मौजूद है तो उनको भी हमने यूज नहीं करना। और अगर कोई हैवी मेटल्स वगैरह पे डिसॉल्व हो गए हैं पानी के अंदर तो उस पानी को भी हमने कंक्रीट के पर्पस के लिए यूज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिम्बर। टिम्बर इज आल्सो अनदर एडिशनल स्ट्रक्चरल मटेरियल, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल, द वुड सुइटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स or for any other type of engineering structure या engineering purpose can be considered as a timber। नॉर्मली तो हम लकड़ी कहते हैं, वुड कहते हैं, लेकिन वो वुड जो आप इंजीनियरिंग पर्पस के लिए या सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जब यूज करते हो तो उसका टर्म जो है वो वुड से चेंज होके उसको हम टिम्बर कहते हैं, जो कि नॉर्मली जो है वो बहुत ज्यादा जगहों पे आप स्ट्रक्चर के अंदर यूज भी कर सकते हैं। टिम्बर के यूजेस क्या हैं? इट कैन बी यूज एज पोस्ट, बीम्स, लेंटल्स, डोर्स एंड विंडोज, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। फ्लोरिंग पर्पसेस के लिए भी, रूफिंग एंड सीलिंग्स के लिए। इट कैन बी यूज एज अ राफ्टर्स, पर्लिन्स एंड ट्रसेस। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर द इंटीरियर डेकोरेशन पर्पसेस एंड यूज फॉर द मेकिंग ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट गुड्स, रेलवे स्लीपर्स, etc। ये तमाम यूजेजेस हैं आपके टिम्बर के, जो कि इंडस्ट्री के अंदर हम कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर हम यूज करते हैं। अब ये आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके अंदर तमाम ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो लकड़ी के लगे हुए हैं। आप इसको एज अ बीम्स के तौर पे भी यूज कर सकते हो, लिंटल्स के तौर पे भी। उसके बाद हमारे पास फ्लोरिंग्स के पर्पस में भी है, राफ्टर्स हैं, पर्लिन्स हैं, ट्रसेस हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम लकड़ी के यूज करते हैं रियल फील्ड के अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ टिम्बर हैं, इसके अंदर दो मेजर टाइप्स हैं, हार्डवुड टिम्बर है और सॉफ्टवुड है। हार्डवुड जो ट्रीज होते हैं बेसिकली लार्ज लीव्स होते हैं उनके, और वो डेसीडियस ट्रीज होते हैं जो कि फास्ट एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर लार्जर ट्रीज होते हैं और उनके पत्ते जो हैं वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसको हम हार्डवुड कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनको जो एग्जांपल्स हैं वो टीक है, साल है, शीशम है। तो ये तमाम टाइप जो है वो हार्डवुड ट्रीज के अंदर आती हैं या हार्डवुड टिम्बर्स के अंदर आती हैं। सॉफ्टवुड बेसिकली आर द कोनिफेरियस एंड हैविंग अ पॉइंटेड लीव्स। ये आपके पॉइंटेड लीव्स की तरह लंबे दरख्त होते हैं जिनको हम देवदार, पाइन और केल की जो कैटेगरीज हैं वो आपकी सॉफ्टवुड कैटेगरी के अंदर आती हैं टिम्बर के अंदर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर बेसिकली कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं? कि टिम्बर मस्ट हैव अ गुड स्ट्रेंथ, आल्सो हैव अ हार्डनेस, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, टेक्सचर, ड्यूरेबिलिटी, स्मेल, etc। तो जो प्रॉपर्टीज हैं टिम्बर की उसके अंदर जब हम टिम्बर को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फिट है या कौन सा टाइप ऑफ टिम्बर जो है वो फिट है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसमें हम स्ट्रेंथ भी चेक कर रहे होते हैं, उसका पावर मटेरियल का, हार्डनेस है, रेजिस्टेंस है एनी टाइप ऑफ मटेरियल की अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ चेंजेस टफनेस के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है कि वो हुक्स लॉ को फॉलो करता हो, सरफेस टेक्सचर कैसी है उस लकड़ी की, ड्यूरेबिलिटी कि उसकी लाइफ कितनी है, ओवरऑल कितने अरसे तक वो सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लकड़ी की स्मेल, या एक स्मेली लकड़ी है या जो है वो नॉर्मल हमारे पास एक खुशबूदार लकड़ी है, तो ये चीज़ें भी हम चेक कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिम्बर कि जब टिम्बर आप प्रेफर करते हो, यूज करते हो, तो एक टिम्बर जो है हम जो प्रेफर करते हैं मस्ट बी अ ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव। उसके बाद एबिलिटी हो उसके अंदर पेनिट्रेट फ्रॉम इनसाइड के कोई चीज़ भी हम लगा रहे हैं तो इजीली हम फिट कर सकें। एडवर्सली अफेक्टेड टिम्बर कि जो टिम्बर है बेसिकली वो वेरियस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स वगैरह अपीयर हो सकते हैं टिम्बर के ऊपर, तो एडवर्सली अफेक्टेड होता है टिम्बर, तो हमने कोशिश करनी है कि उसको हम जितना सेफर साइड के ऊपर रख सकते हैं हमने रखना है। शुड नॉट एमिट एनी ऑफेंसिव स्मेल, कि उसमें से कोई भी एक गंदी स्मेल लकड़ी में से नहीं आनी चाहिए। फायर प्रूफ होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, लकड़ी जो है वो
फायर कैचिंग मटेरियल है, हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो है वो ग्लेसिंग या कोई या एक इम्परमिएबल लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि जो फायर है वो कम से कम हमें जो है वो हमारे वुड को जो डैमेज कर सके। उसके बाद पॉइजनस है, जो आपकी लकड़ी है वो कम से कम डेंजरस या पॉइजनस होनी चाहिए इंसेक्ट्स के लिए, फंगस के लिए, वाइट एंड्स या दीमक वगैरह के लिए और एनी टाइप ऑफ अदर इंसेक्ट जो लकड़ी को खाते हैं। तो हमारा जो हमने इंडस्ट्री के अंदर यूज करनी है लकड़ी, वो या तो पॉइजनस होनी चाहिए या उसके सरफेस के ऊपर जो आपने केमिकल्स वगैरह लगाए हैं वो पॉइजनस होने चाहिए ताकि इन तमाम इंसेक्ट्स वगैरह से हम उसको बचा सकें। उसके बाद लकड़ी जो है वो चीपर होनी चाहिए ताकि हम इंडस्ट्री के अंदर उसको यूज भी कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ सैंड। अब सैंड बेसिकली इज एक्सट्रीमली नीडफुल मटेरियल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बट दिस इंपॉर्टेंट मटेरियल मस्ट बी परचेज्ड विद ऑल केयर एंड विजिलेंस। कि जब आप सैंड को परचेज करते हैं तो उस वक्त हमें एक प्रॉपर केयर और प्रॉपर इंस्पेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मटेरियल है। जब आप कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हो जो सैंड, वो मस्ट बी साफ होनी चाहिए, मस्ट बी क्लीन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम वेस्ट, स्टोन्स एंड इम्प्योरिटीज, के जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं, स्टोन के पार्टिकल्स हैं, उनसे वो फ्री होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट टाइप ऑफ सैंड इज बेनिफिशियल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, एज सैंड इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म्स दैट मेक इट सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कि आपका जो ओवरऑल सैंड है उसको आप जब चूज करते हैं, क्योंकि वो सैंड जो है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्सर सैंड। तो कौन सी हमने प्रीफरेबली यूज करनी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वहां पे हमें एक प्रॉपर केयर के साथ हमें चूज करना होता है। उसके बाद जो सैंड हम यूज कर रहे हैं शुड नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक सिल्ट, क्ले एंड साल्ट्स। के साल्ट्स, क्लेज और सिल्ट्स वगैरह के पार्टिकल्स जो हैं वो सैंड के अंदर नहीं होने चाहिए। These impurities can affect the physical and chemical properties। कि जो आपकी सैंड की ओवरऑल क्वालिटी है वो ओवरऑल क्वालिटी आपकी स्पेसिफिकली जो है वो उसकी मेजर प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रही होती हैं, स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रही होती हैं। सो another thing we can say that it can also be free from the organic substances। क्या आप समटाइम्स आपने देखा होगा कि कहीं से भी हम लकड़ी उठाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे घास फूस वगैरह हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, कोई जानवरों का जो है वो गोबर वगैरह इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो भी ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वगैरह है उनसे हमारी जो सैंड है वो मस्ट बी फ्री होनी चाहिए। कोर्स एंड वेल ग्रेडेड एंगुलर ग्रेन्स इन सुटेबल प्रोपोर्शंस कैन बी प्रेफरेबली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और जो सैंड के ग्रेन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, शुड बी हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, फ्री फ्रॉम हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। जो ओवरऑल मॉइस्चर है उससे वो फ्री होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर यानी पार्टिकल्स के अंदर का पानी प्रेजेंट हो, कैपिलरी पोर्स होती है छोटी छोटी या वॉइड्स होते हैं उनके अंदर, उनका जो पानी है वो उनसे पाक होनी चाहिए हमारी सैंड। अदरवाइज आपका जो ओवरऑल वाटर कंटेंट है वो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सैंड कैन बी क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड जो है वो किस तरह से है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्सर सैंड। फाइन सैंड की जो पार्टिकल साइज है वो 0.075 टू 0.425 मिलीमीटर तक होती है। मीडियम सैंड 0.425 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर तक जो रेंज है इसको हम मीडियम सैंड कंसीडर करते हैं, और 2 से लेके 4.75 मिलीमीटर तक जो रेंज है उसको हम कोर्सर सैंड कंसीडर करते हैं। However, this classification of sand is further has 2 types of sand in particular, and on that basis only they are being incorporated in the construction industry। कि हमने इनको मजीद कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1, लेट्स सपोज वी हैव अ पिट सैंड। पिट सैंड आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ कोर्सर सैंड, क्योंकि ये आप एक खड्डा खोदते हो, खड्डे में से आप मटेरियल को कलेक्ट कर रहे होते हो एज अ फाइन एग्रीगेट। This type of coarse sand is procured from deep pits of abundant supply and it is generally in red orange color। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि रेड ऑरेंजिश कलर होता है इसका। ये पार्टिकल जो है वो कोर्सर होते हैं, ग्रेन इन शार्प होते हैं, एंगुलर एंड सर्टेनली फ्री फ्रॉम साल्ट्स etc which is mostly employed in the concreting purposes।
ये आप एक खड्डा खोद के जमीन के अंदर से निकाल रहे होते हो, रेड ऑरेंज कलर की ये सॉइल होती है, सैंड होती है, और इसको जब आप यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये तमाम साल्ट से फ्री होता है, इस वजह से ये ज्यादा या मेजरली जो है वो हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी सैंड। सी सैंड यानी समंदर के किनारे से कोई ब्राउन कलर की आप जब सैंड कलेक्ट करते हो तो उसको हम पर्पसेस के लिए यूज भी करते हैं, लेकिन कंक्रीटिंग में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब समंदर का पानी है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के साल्ट्स होते हैं, वो साल्ट्स सैंड के साथ मिक्स हो चुके होते हैं, तो आप ज़्यादातर जो है वो फिलिंग पर्पसेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी होती है कि हम मिक्सचर पर्पसेस या कंक्रीट वगैरह के अंदर ना यूज़ करें। अगर हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट टेस्टिंग वगैरह मटीरियल के ऊपर पहले से परफॉर्म होगी, उसके बाद हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवर सैंड। अब रिवर सैंड बेसिकली हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बेड्स ऑफ द रिवर, रिवर के बेड्स के ऊपर से हम कलेक्ट करते हैं, स्ट्रीम्स के अंदर, बैंक्स के अंदर। उसके बाद ये जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, ये राउंडेड ग्रेन्स होते हैं व्हाइटिश ग्रे कलर के अंदर। रिवर सैंड हैज मेनी यूजेस इन द कंस्ट्रक्शन पर्पस सच एज प्लास्टरिंग वगैरह के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सैंड, कि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आप सैंड यूज कर रहे हो उस सैंड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ऑल द सैंड पार्टिकल्स शुड हैव हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सरफेस टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल शुड बी स्मूथ, कि जो आपकी सैंड है उसके सरफेस टेक्सचर है पार्टिकल्स की वो स्मूथ होनी चाहिए। द एजेस ऑफ द पार्टिकल शुड बी ग्राउंडेड। उसके बाद द रेशियो ऑफ फाइन्स बिलो 600 माइक्रोन्स इन सैंड शुड नॉट बी लेस देन 30%, के ओवरऑल जो 600 माइक्रोन से जो साइज कम है वो आपकी 30% से should not be less than 30% से कम नहीं होनी चाहिए। There should not be any organic impurity, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी से आपका सैंड जो है वो फ्री होना चाहिए। सिल्ट एंड सैंड, सिल्ट जो है सिल्ट का कंटेंट सैंड के अंदर 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन मैन्युफैक्चर्ड सैंड द परमिसिबल लिमिट ऑफ फाइन्स बिलो 75 माइक्रोन शुड नॉट एक्सीड 15%, के जो कोड सजेस्ट करते हैं 75 माइक्रोन से जो आपकी साइज है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट मटेरियल आ जाता है कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट बेसिकली इज अनदर टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शनल फील्ड इंक्लूडिंग सैंड, ग्रेवल एंड क्रश्ड स्टोन्स। ये आपका कोर्सर एग्रीगेट, जिसको हम बड़े पत्थर कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, जिनकी साइज जो है वो 4.75 मिलीमीटर से ज्यादा होती है। उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोर्स एग्रीगेट की जो जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप ऑलरेडी पढ़ आए हो। थोड़ा सा आपने एक और चीज पढ़ी होगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, आई थिंक, जहां पे हम लिखते हैं कि स्टेटमेंट कि एग्रीगेट बेसिकली इज एन इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल कहने का मकसद होता है कि इज एन इनएक्टिव मटेरियल, कि वो कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं करता। लेकिन ये बात जो है वो हमारी सर्टेन लेवल तक सही भी है। आजकल की जो रिसर्च है उस हिसाब से ये पता चलता है कि एग्रीगेट इज नो मोर एन इनर्ट मटेरियल, कि एग्रीगेट के अंदर जो उसकी कंपोजिशन है वो समटाइम्स रिएक्शन कर देती है, या समटाइम्स जो बाहर के एक्सटर्नल केमिकल्स या साल्ट्स वगैरह हैं वो स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं एग्रीगेट की को, और एग्रीगेट की स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक हो जाती है वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है डिफरेंट मटेरियल्स के साथ। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो बेसिक या गुड एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव, यानी कि इनर्ट मटेरियल होना चाहिए, केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं इंडस्ट्री के अंदर। इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड इनफ होना चाहिए, ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए उसकी, रफ सरफेस टेक्सचर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर एक शेप हो और लिमिटेड पोर्स हो उसके सरफेस के ऊपर। मजीद हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू साइज, वी हैव नेचुरल एग्रीगेट्स एंड वी हैव आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। नेचुरल एग्रीगेट्स के लिए हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन साइज है, और अकॉर्डिंग टू साइज हमारे पास फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट भी आ जाते हैं। अब नेचुरल एग्रीगेट या अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के अंदर दो टाइप के एग्रीगेट हैं, एक नेचुरल हो गए, एक आर्टिफिशियल एग्रीगेट हो गए। नेचुरल जो कि हम खुद अरेंज करते हैं, पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के बारीक पार्टिकल्स या वॉशिंग करके, क्रश करके बड़े पत्थरों को हम बनाते हैं छोटे एग्रीगेट, उनको हम नेचुरल एग्रीगेट कंसीडर करते हैं। और कुछ होते हैं स्पेशल पर्पसेस के लिए हम अपने आर्टिफिशियल एग्रीगेट मैन्युफैक्चर करवाते हैं या बनवाते हैं, जैसे आपके स्टील के टुकड़े हो गए।
स्टील के पीसेस जो उनको आप कट करके एग्रीगेट की साइज में ले आते हो तो वो आर्टिफिशियल एग्रीगेट कहलाएगा। इसी तरह से जो रबर है, टायर वगैरह का रबर है, उसका आप पीस करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी आप यूज करते हैं अगर, तो वो भी आपके आर्टिफिशियल लाइटवेट आर्टिफिशियल एग्रीगेट कहलाएगा। अब आर्टिफिशियल लाइटवेट एग्रीगेट या आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स एक बहुत ही वाइड चैप्टर है जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटवेट एग्रीगेट आ जाते हैं। जैसे आपका लीका हो गया, कोकोनट शेल हो गया, सिलिका हो गया, उसके बाद आपके पास जो है वो पाम शेल हो गया, उसके बाद आप अगर बात करो तो प्लास्टिक के एग्रीगेट हो गए। तो ये तमाम आपके जो एग्रीगेट्स हैं ये तमाम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल लाइटवेट एग्रीगेट्स के अंदर या आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स के अंदर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू साइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है कि फाइन एग्रीगेट भी होता है और कोर्स एग्रीगेट भी होता है। फाइन एग्रीगेट जो है वो हमारे पास साइजेस वेरी कर रही होती हैं, 0 पॉइंट समथिंग से लेके 4.75 मिलीमीटर तक जो रेंज है उसको हम फाइन एग्रीगेट कंसीडर करते हैं। और जो कोर्स एग्रीगेट है वो 4.75 मिलीमीटर से लेके आपको 20 मिलीमीटर फॉर द नॉर्मल कन्वेंशनल कंक्रीट, और आप अगर लीन कंक्रीट की बात करते हो तो आपको 40 मिलीमीटर तक दी जाती है उसकी साइज में वगैरह। यहाँ पे आप दोनों इमेजेस भी देख सकते हैं कि फाइन एग्रीगेट भी हमारे पास है और कोर्स एग्रीगेट भी हमारे पास अवेलेबल है। So here we have uses of the coarse aggregate. Coarse aggregate here we can see in this picture. Coarse aggregate can be used for the concrete making, जो हम कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट हम रोड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट हम रेलवेज के नीचे जो है वो स्लीपर्स वगैरह को फिक्स करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूजेस हैं कोर्स एग्रीगेट इंडस्ट्री के अंदर, किस तरह से और कैसे कैसे यूज होता है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, या कि कोर्स एग्रीगेट के लिए हम फिजिकली कोर्स एग्रीगेट को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। उसके अंदर हम डिफरेंट साइजेस को चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल चेक अबाउट द शेप। जैसे आपने सुना होगा कि एलोंगेटेड शेप्स हैं एग्रीगेट्स की या फ्लेकी शेप्स हैं, तो हम जो प्रीफरेबली यूज कर रहे होते हैं वो एंगुलर राउंडेड टाइप शेप, हम वेल ग्रेडेड शेप जो है वो हम प्रीफर कर रहे होते हैं। उसके बाद एग्रीगेट की सरफेस टेक्सचर, कि एग्रीगेट का सरफेस जो है वो स्मूदर नहीं रफ सरफेस होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर बॉन्ड जो है वो डेवलप हो सके। उसके बाद हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट चेक करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर हम वेट ऑफ एग्रीगेट इन एयर एंड वेट ऑफ एग्रीगेट इन वाटर जो है वो उसका हम एक रेशियो डेवलप कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एग्रीगेट की वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर जो है वो ये दोनों प्रॉपर्टीज भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर। ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं, इनके अलावा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ये हम आप लोग जो है वो ड्यूरिंग लैब के दौरान ये तमाम चीज़ें जो है वो परफॉर्म भी कर रहे होंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्रीगेट की कौन कौन सी हैं, क्रशिंग वैल्यू है जिसके अंदर हम एग्रीगेट को एक जो हमारे पास मोल्ड होता है उसके अंदर हम रख के उसके बाद यूटीएम के जरिए एक लोड अप्लाई कर रहे होते हैं अराउंड 40 टन पर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए 40 टन का जो लोड है वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी 4 टन पर मिनट के हिसाब से इंटेंसिटी हमारी अप्लाई होती है। उसके बाद जो है वो हम एक डिफरेंट स्पेसिफिक 12 नंबर का सीट जो है उससे हम एक मेजर कर रहे होते हैं चीज़ों को, और हमारे पास जो ओवरऑल वेट जो पास होता है और रिटर्न होता है उनका हम एक रेशो लेते हैं जिससे हमारे पास एक क्रशिंग वैल्यू आती है। उसके बाद हम इम्पैक्ट वैल्यू एक सर्टेन हाइट से एक ड्रॉप डेवलप करते हैं जिसके जरिए जैसे ही मटेरियल के ऊपर एक स्पेसिफिक वेट गिरता है तो मटेरियल जो है वो इम्पैक्ट के अंदर फोर्स एग्रीगेट किस तरह से बिहेव करता है। उसके बाद हमारे पास आती है लॉस एंजलीज एब्रेशन वैल्यू। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स एग्रीगेट कहलाती हैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू एंड लॉस एंजलीज एब्रेशन वैल्यू। एब्रेशन के अंदर हमारे पास एक रोटेटिंग ड्रम होता है जिसके अंदर हम लोहे के बॉल्स वगैरह फेंक के हम इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट और टेस्ट कर रहे होते हैं। ये भी आप इनमें से 2 टेस्ट जो है वो भी आपने परफॉर्म करने हैं ड्यूरिंग द लैब के दौरान। उसके बाद टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन एग्रीगेट्स, पार्टिकल शेप एंड सरफेस टेक्सचर, बॉन्ड ऑफ एग्रीगेट भी हम ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज क्रशिंग वैल्यू, इम्पैक्ट एंड एब्रेशन वैल्यू, specific gravity, bulk density, porosity and water absorption, moisture content, deleterious substances in aggregate। sometimes जो है वो एक dangerous substances ऐड हो जाते हैं एग्रीगेट के अंदर या एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर चिपके होते हैं जब आप सीमेंटिंग प्रोडक्ट के लिए या कंक्रीट के साथ जब मिक्स करते हो
तो एक जो है वो डेंजरस सब्सटेंस डेवलप होता है या एक अल्टरनेटिव रिएक्शंस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट या बल्किंग ऑफ सैंड, जिसके अंदर एक थिन लेयर जो है पानी की वो सैंड पार्टिकल्स के ऊपर आ जाती है, जिससे ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो सैंड का इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस है एग्रीगेट की। एग्रीगेट्स जो है वो बेसिकली एक कंट्री के लिए ओवरऑल इकोनॉमी या ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर या एक परफेक्ट जो है इकोनॉमिकल एक अप डाउन जो है वो एग्रीगेट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक नेचुरल रिसोर्स मटेरियल है। इसको आप बिल्डिंग्स के अंदर, होम्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, हाईवेज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ जॉब डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट इंडस्ट्री। एग्रीगेट आपके पास अगर बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है तो आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिकल परफॉर्मेंसेस हैं वो उसी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो रही होती हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी एग्रीगेट्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट एंड क्लोज टू द मार्केट। कि अगर आप यहाँ पे मुल्तान में कोई काम करवा रहे हो, एग्रीगेट आपके कराची से आएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे, तो नियर टू सराउंडिंग एरियाज आपको एक चीपली एंड रीजनेबल प्राइस के अंदर मटीरियल अवेलेबल हैं, तो आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोटर। मोटर इज अनदर स्ट्रक्चरल मटेरियल, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल, जिसके अंदर हम ओवरऑल जो सीमेंट पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट और आपका जो सीमेंट है और सैंड है या फाइन एग्रीगेट, इन दोनों का जो मिक्सचर है पानी के साथ ऐड करके हम मोटर बनाते हैं। मोटर बेसिकली फिल करने के लिए या एक बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी और ब्लॉक मशीनरी के अंदर, या जहाँ पे इरेगुलर कोई गैप्स आ जाते हैं उनको भी फिल करने के लिए हम मोटर यूज करते हैं। मोर्टर बेसिकली इज अ लैटिन वर्ड ड्राइव फ्रॉम मोर्टेरियम मीनिंग क्रश्ड। ये हमारे पास जो है वो कॉमन, हम मोर्टेरियम भी यूज करते हैं, लैटिन वर्ड से निकला है मोटर का वर्ड, और ये हमारे पास डेकोरेटिव पर्पजेज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है मोटर की, ये एक प्रॉपर बाइंडर है जो कि ब्रिक मशीनरी या ब्लॉक मशीनरी वगैरह में हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, टू फॉर्म अ होमोजेनियस मास ऑफ द स्ट्रक्चर, टू रेजिस्ट ऑल लोड्स कमिंग ओवर इट विदाउट डिसइंटीग्रेशन। यूनिफॉर्मिटी डेवलप करने के लिए जब आपके पास एक ब्रिक की लेयर है, उस लेयर के ऊपर आप जैसे ही मोटर से प्लास्टर करते हो तो ओवरऑल जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टू प्रोवाइड अ वेदर रेजिस्टिंग, अगर आप प्लास्टर के तौर पे बाहर से वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये आपके पास एक वेदर रेजिस्टिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहा होता है। वेदरिंग यानी कि बारिश का पानी है उसको वो एब्जॉर्ब करता है या उसको वो रेजिस्ट करता है स्ट्रक्चर के अंदर जाने से। A durable layer between the different courses of masonry in the structure to hold coarse aggregate together in any concrete to form a solid mass. सॉलिड मास वगैरह डेवलप करने के लिए कोर्स एग्रीगेट को भी ये मोटर, बेसिकली मोटर के अंदर अगर आप कोर्स एग्रीगेट मिला दो तो वो कंक्रीट बन जाती है। तो एग्रीगेट के सराउंडिंग में मोटर पेस्ट जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद पॉइंटिंग वगैरह करते हैं, प्लास्टरिंग वगैरह होती है, नॉन एज प्लास्टर भी, टू फिल अप द एम्प्टी जॉइंट्स एंड ब्रेक्स एंड स्टोन मशीनरी। मोटर जो है वो हमारे पास एज अ मटेरियल के तौर पर भी यूज होता है और ग्राउटिंग के तौर पर भी यूज हो सकता है। उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोटर, गुड क्वालिटी वर्केबिलिटी या गुड वर्केबल मोटर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि ये हमारे पास गुड वर्केबिलिटी टू ईज लेइंग वर्क एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ जॉइंट्स, कि अगर अच्छी वर्केबिलिटी का मोटर बना हुआ है तो इजी डेवलपमेंट होती है, ईजमेंट करता है, हमारे काम को आसान करता है, जिससे हम ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। गुड वाटर रिटेंटिविटी टू प्रिवेंट एक्सेसिव सक्शन ऑफ वाटर बाय ब्रिक्स दैट हैव हाई इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिटेन सफिशिएंट वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कि जब आप ब्रिक्स के ऊपर लगाते हो तो जो आपका ब्रिक है, ब्रिक बेसिकली क्या करता है कि वो एक हाई एब्जॉर्बर है, वो पानी को बड़ी शिद्दत से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप मोटर को फौरन लगा देते हो तो वाटर जो है वो इवापोरेट वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्रिक्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पीछे कम वाटर कंटेंट बच जाता है सीमेंट पेस्ट के अंदर, जो कि स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से डेवलप करता है। उसके बाद एडेशन है और बॉन्ड्स हैं ब्रिक्स के अंदर, वो भी आप मोटर के जरिए से बना सकते हो। वाटर टाइटनेस है या ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वॉल है, डेवलपमेंट ऑफ सुइटेबल अर्ली एंड फाइनल स्ट्रेंथ वगैरह के लिए भी हम मोटर को यूज करते हैं।
उसके बाद वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? वाटर रिटेंशन, वाटर को रोकता है, एयर कंटेंट है, यूनिफॉर्मिटी है, वर्कबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये ओवरऑल मेजर प्रॉपर्टीज है वाटर की, कि जो भी मोटर आप बना रहे हो वो वाटर को रिटेन कर सके, उसकी एयर कंटेंट प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो, मटीरियल यूनिफॉर्म बना हुआ हो, वर्केबल मटीरियल हो, उसकी लॉन्गर लाइफ हो, एक अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप कर सके, और एक लॉन्ग लाइफ के लिए या अच्छी एक उसकी मुद्दत जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो बॉन्ड या स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा डेवलप कर सके। So now we have a types of mortar and its uses. अब types of mortar कहने का मकसद कि mortar के कितने types हैं और उसके इस्तेमाल क्या क्या या कहाँ कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर 1 सीमेंट मोटर। अगर सैंड के साथ आप सीमेंट को ऐड करते हो और मोटर डेवलप करते हो, दैट मोटर बेसिकली इज नोन एज अ cement mortar. The paste is prepared by mixing cement and sand in suitable proportions. In addition to the water, the general proportions is 1 part of cement and 2 to 8 parts of clean sand. रेशो आप 1:2 का रख सकते हो और रेशो आपका जो है वो 1:3 भी हो सकता है, 1:4 का हो सकता है, 1:5 का up to 8 का रेशो आप रख सकते हैं। These mortars must be used within a half hour, because the initial setting time of the cement is 30 to 45 minutes. इसको आप कहाँ यूज करते हैं? This type of mortar, cement mortar can be used even for the different purposes, जहाँ पे आपको अच्छी strength required हो, लोड बेयरिंग वॉल्स के अंदर, डीप फाउंडेशंस के अंदर, उसके फ्लोरिंग पर्पसेस वगैरह के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सीमेंट की जगह पे लाइम को ऐड करें तो दैट मोटर बेसिकली इज नोन एज अ लाइम मोटर, जिसको हम सुर्खी या जो है वो हम मिक्सिंग लाइम को या हम जो है वो सैंड और सुर्खी को ऐड करके हम लाइम मोटर भी डेवलप करते हैं। और ये जो मटेरियल है बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये इवन फॉर द अबव द ग्राउंड लेवल आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इवन फॉर द एक्सपोज पोजीशंस, वॉल्स वगैरह पे, प्लास्टर वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। If surki is to be added in lime mortar, the equal proportions of sand and surki should be mixed with the lime. अब सीमेंट के अंदर आपने देखा कि हम 1 रेशो अगर 1 पार्ट सीमेंट का रख रहे हैं तो आप 8 पार्ट्स हम सैंड तक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो लाइम मोटर के अंदर हम इक्वल सब्स्टिट्यूशन रखते हैं कि अगर आपका 1 पार्ट सुर्खी का है तो आप उतना ही जो है वो मटेरियल आप सैंड ऐड करते हो, तभी आपका जो है वो मोटर डेवलप होता है। उसके बाद हमारे पास है लाइट वेट मोटर। अब लाइट वेट मोटर बेसिकली द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वुड पाउडर, वुड साइन और सॉडस्ट विद सीमेंट और लाइम मोटर। तो जो आपका लाइटर मटेरियल है, सा यानी लकड़ी का जो भूसा है, उसको आप ऐड करते हो तो आपके पास जो है वो लाइट वेट मोटर डेवलप होता है। इन सच मोटर्स फाइबर्स और जूट वायर और asbestos fibers can also be used and they are generally used for the fiber plasters in sound and heat proofing construction. साउंड एंड हीट प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए हम जो है वो प्रीफर करते हैं लाइट वेट मोटर वगैरह बनाना और उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद फायर रेजिस्टिंग मोटर है जिसके अंदर द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियस सीमेंट एंड फाइनली क्रश्ड फायर ब्रिक्स in suitable proportions in addition to water. The usual proportion of 1 part of aluminous cement and 2 parts of finely crushed fire bricks. फायर ब्रिक्स का 2 हिस्से और 1 सीमेंट एल्यूमिनियस सीमेंट का हिस्सा आप ऐड करके फायर रेजिस्टिंग सीमेंट भी डेवलप कर सकते हैं मोटर भी। So they are generally used for the lining furnaces, ovens and fireplaces with fire bricks. कि आप इसको जो हाई टेम्परेचर जोन्स हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ओवन्स हो गए, फायर प्लेसेस हो गए, फर्नेसेस हो गए, उनके अंदर आप फायर रेजिस्टेंट मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन मटेरियल है दैट इज मड मोटर, जो हम जो अपना कच्चा गारा जिसको हम कहते हैं, उसके ज़रिए से हम जो है वो क्ले को ऐड कर रहे होते हैं सैंड के अंदर, हमारा जो है वो मटेरियल डेवलप हो रहा होता है। ये नॉर्मली ब्रिक वर्क और रूरल एरियाज के अंदर जो अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं वो सारी मड मोटर से डेवलप होती हैं। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट मटेरियल इज कंक्रीट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट्स इन टर्म्स ऑफ फाइन एग्रीगेट आल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट आल्सो एंड इन सम केस एडमिक्सचर्स। अब कंक्रीट के अंदर कौन से मटेरियल हो गए? पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गए, फाइन एग्रीगेट सैंड हो गई और कोर्स एग्रीगेट स्टोन्स हो गए, और इन सम केसेस के अंदर हम एडमिक्सचर्स वगैरह भी यूज करते हैं। इन तमाम मटेरियल का जो कंपोजिट मटेरियल डेवलप होता है दैट इज कंक्रीट।
Cement and water form a paste that hardens and bonds the aggregate together. कि आपने सिंपल एक मोर्टर बनाया, फाइन एग्रीगेट सीमेंट और वाटर के मिक्सचर का, उसके अंदर जो है वो हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं जिनके सराउंडिंग में ये पेस्ट हार्ड हो जाती है और ये कंक्रीट को डेवलप करता है। कंक्रीट इज ऑफन लुक्ड अपॉन अ मैन मेड रॉक, जिसको हम इंसान का बनाया हुआ एक पत्थर भी कंसीडर करते हैं कंक्रीट को। सो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट हैज अ स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ड्यूरेबिलिटी, एक लाइफ अच्छी है। वर्सटाइलिटी, वो आप किसी भी फॉर्म के अंदर कहीं पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इकोनॉमी, वो हमें बहुत ज्यादा सस्ता भी पड़ जाता है। इट कैन बी प्लेस्ड और मोल्डेड इनटू अ virtually any shape and reproduce any surface texture। कंक्रीट को आप वर्चुअली किसी भी शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो और उसको जो है वो एक जिस तरह का आप सरफेस टेक्सचर चाहो उस तरह से भी बना सकते हैं। कंक्रीट इज अ versatile construction material adaptable to a wide variety of agricultural and residential uses also। The elasticity of concrete is relatively constant at low stress levels but starts decreasing at high stress levels as matrix cracking develops। जैसे ही क्रैकिंग डेवलप होती है हायर स्ट्रेसेस के अंदर इलास्टिसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन लोअर स्ट्रेसेस के अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। कंक्रीट अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। कंक्रीट has very low coefficient of thermal expansion and it matures as concrete shrinks। कि जो थर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर की वजह से जो कंक्रीट के अंदर एक्सपेंशन डेवलप होती है वो आपका कंक्रीट के अंदर थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होती है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे ही कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा होता है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या श्रिंकिंग की वजह से वो काउंटर बैलेंस हो जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है कंक्रीट की? इंपॉर्टेंस क्या है? विद प्रॉपर मटेरियल्स एंड टेक्निक्स कंक्रीट कैन विथस्टैंड मेनी एसिड्स, साइलेज, मिल्क, manure, fertilizers, water, fire and abrasion। कि कंक्रीट जो है अगर आप प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर प्रोपोर्शंस यूज करते हैं तो आप वो रेजिस्ट कर सकता है डिफरेंट एसिड्स को, मिल्की सब्सटेंसेस को, ऑयली सब्सटेंसेस को, फर्टिलाइजर्स को, पानी को, आग को और एब्रेशन प्रॉपर्टीज को भी। कंक्रीट कैन बी फिनिश्ड टू प्रोड्यूस सरफेस रेंजिंग फ्रॉम ग्लासी स्मूथ टू अ कोर्सर टेक्सचर। कि आप एक ग्लास की तरह स्मूथ सरफेस से लेके एक पत्थर के तरह जो सरफेस होता है रफ टेक्सचर सरफेस, उसमें किसी भी तरह का जो है वो सरफेस आप डेवलप कर सकते हैं कंक्रीट के अंदर और कोई भी कलर और पिगमेंट वगैरह भी ऐड कर सकता है। कंक्रीट हैज सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। कंक्रीट जो है वो स्ट्रॉन्गर है कंप्रेशन के अंदर लेकिन टेंशन के अंदर जो है वो वीकर है। मोस्ट स्ट्रक्चरल uses such as beams, slats, manure tanks, lids involved reinforced concrete which depends on concrete strength in compression and steel strength in tension। कि जो आपके beams हैं, columns हैं, जो आपके members हैं, structural elements हैं, उनके अंदर हम reinforced concrete यूज करते हैं। कंक्रीट जो है वो compression को resist करता है और स्टील जो है वो tension को resist करता है। So requirements of a good quality concrete, कि अच्छे क्वालिटी कंक्रीट जो है वो या एक अच्छा कंक्रीट हम उसको किस तरह से रिक्वायर करते हैं या रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट मस्ट हैव अ गुड स्ट्रेंथ, गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमी। फ्रेश कंक्रीट मस्ट बी वर्केबल, वो वर्केबल होना चाहिए, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम इजीली उसको काम कर सकें। एंड इट मस्ट हैव अ कंसिस्टेंसी एंड फिजिकल मेकअप, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकली कंक्रीट के अंदर एक प्रॉपर मिक्सचर डेवलप हुआ हो ताकि जब हम उसको अप्लाई करें वो सेग्रीगेशन ऑफ द मटेरियल, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से सेपरेट ना हो। उसके बाद जो है वो यूनिफॉर्मिटी इन बोथ फ्रेश एंड हार्डन कंक्रीट, कि जब आप उसको मिक्स कर रहे हो उस वक्त जब आपने लगा दिया हार्डन जब कंक्रीट ड्राई हो गई, उन दोनों केसेस के अंदर कंक्रीट के अंदर यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी डेवलप होनी चाहिए। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वेयर वाटर टाइटनेस इज रिक्वायर्ड, कि जहाँ पे आपका अगर कोई पानी का वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, पानी का टैंक है जहाँ पे आपने पानी को स्टोर किया हुआ है, वहाँ पे आपकी प्रॉपर कंक्रीट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मिटी है, वो आपने मेंटेन करनी है। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज कर सकते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा वेरियस एप्लीकेशंस हैं, पेमेंट्स के अंदर, पाइप्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर, फाउंडेशन, रोड्स,
ब्रिजेस, ओवरपासेस, अंडरपासेस, वॉल्स, फुटिंग्स एंड गेट्स, किसी भी किस्म की जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। कंक्रीट को अच्छे तरीके से सक्सेसफुली आप बना सकते हैं। सो व्हाट आर द सम टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कौन से हैं? लाइम कंक्रीट है। जिस तरह का सीमेंट है उसी तरह के कंक्रीट के नाम है, उसी तरह से कंक्रीट जो है वो उस टाइप का एक नया कंक्रीट बन जाता है। जिप्सम कंक्रीट है, लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट है, रेगुलर कंक्रीट है, प्री मिक्स्ड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, स्टैम्प्ड कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, उसके बाद लाइट वेट कंक्रीट, वैक्यूम कंक्रीट, शूट कंक्रीट, सेल्युलर कंक्रीट, रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट, ग्लास कंक्रीट, एस्फाल्ट कंक्रीट, रैपिड स्ट्रेंथ कंक्रीट, रबराइज्ड कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट एंड जियोपॉलीमर और ग्रीन कंक्रीट। इनके अलावा अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, वाइट सीमेंट कंक्रीट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, तो जिस तरह का आपने सीमेंट यूज किया, जिस टाइप ऑफ सीमेंट आपने यूज किया, उसी तरह से आपका टाइप ऑफ कंक्रीट भी डेवलप हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।